हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में आज हम टेस्ट 43 पढ़ने वाले हैं। ये पूरे 50 टेस्ट का कलेक्शन है जिसमें मैं 4-5 टेस्ट आपको करवा चुकी हूँ। उन टेस्ट की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको एमपीपीएससी प्री टेस्ट के नाम से आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसके पूरे टेस्ट देख सकते हैं जो भी मैंने करवा दिए। बहुत ही रामबाण टेस्ट सीरीज़ है ये। अगर आपने कहीं से टेस्ट नहीं लिए हैं तो आप हमारे टेस्ट ज़रूर लीजिए। इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। 5000 प्रश्नों का अद्भुत कलेक्शन यूनिट वाइज है। हर यूनिट से टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, जैसे कि ये यूनिट 6 से संविधान सभा और अधिनियम इनसे संबंधित क्वेश्चन कवर किए हैं। मध्य प्रदेश का हर एक टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू यूनिट 7 हो चाहे यूनिट 9 हो, हर यूनिट से जैसे 10 यूनिट है, हर यूनिट से करीब 400 से 500 प्रश्न इसमें कवर किए गए। ये हमारी रामबाण टेस्ट सीरीज़ है। यूनिट वाइज 50 टेस्ट है, मतलब 5000 एमसीक्यू हैं और हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं। इसकी हार्ड कॉपी 1999 की है और सॉफ्ट कॉपी 999 की है। 999 में आपको जो 50 टेस्ट मिलते हैं, मतलब 5000 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ये आप इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट 43। पहला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन आया था तो किस अधिनियम के तहत आया था? तो केंद्र में द्वैध शासन आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रांत में द्वैध शासन आया था 1919 के अधिनियम के तहत। और केंद्र में द्वैध शासन किसके अंतर्गत आया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत आया था और प्रांत में 1919 के। दूसरा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है। 1919 के अंतर्गत ये बिल्कुल सही था कि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हो गई थी। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, ये गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक जो निर्वाचन मंडल है वो 1919 के अधिनियम में कहा था, ना कि 1919 के। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा, दूसरा इसका गलत हो जाएगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई? पहली बार पूछ रहे हैं, विधान पालिका का पूछ रहे हैं, तो 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की जो शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है किस योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। सिलेबस यूनिट 6 में अलग से मेंशन किया है 1919 और 1935 का अधिनियम। तो ये दोनों अधिनियम से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस टेस्ट में आपको कवर मिलेंगे। ऐसे ही सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको इसी प्रकार टेस्ट में और हमारे नोट्स में कवर मिलेंगे, अगर आपने हमारे एमपीपीएससी के नोट्स लिए हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया है? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित होगा, इसका प्रावधान किया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में जो अपशेष शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं? तो संघ की जो अपशेष शक्तियां हैं वो गवर्नर जनरल को दी गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशेष शक्तियां किसको दी गई? गवर्नर जनरल। फ्रेंड्स, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने अभी रिसेंटली 2 चैनल नए बनाए हैं। एक तो ट्रिक का चैनल है। एमपीपीएससी की ही बात करें तो जैसे कि एमपीपीएससी में करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते। आयोग जो कि यूनिट 10 के जितने भी प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं वो याद नहीं होते, तो 2 को मैं ट्रिक द्वारा करवा चुकी हूँ और भी पूरे जितने हैं 14-15 उन सबके अध्यक्ष को ट्रिक से कराने वाली हूँ। तो वो जो मैं नए वाले मेरे ट्रिक वाले चैनल में करवाऊँगी उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। इसके अलावा आप अगर एमपीपीएससी के साथ साथ संविदा वर्ग की भी तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 वर्ग 2 या सीबीएसई के जो स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय रहते हैं, उनमें जाने के लिए टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक टीचर वाला चैनल बनाया। वहाँ पे हम केवल टीचिंग से जुड़े सवाल, टीचिंग से जुड़ी जानकारी, टीचिंग से संबंधित सिलेबस उसी को ही पढ़ेंगे। उसका नाम है टीचर विद आकांक्षा। उसकी लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों जो न्यू चैनल है उनको कीजिएगा। और जीके विद आकांक्षा मेरा पुराना चैनल है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या हमारी डिटेल वाइज स्टडी यहीं पर चलती रहेगी।
तो अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं? गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया, इसका महत्वपूर्ण और त्यागी अवयव नहीं है? तो 1935 की मुख्य विशिष्ट जो 1935 का अधिनियम था वो उसका महत्वपूर्ण स्थायी अवयव कौन नहीं है? तो लिखित संविधान नहीं है, इसमें लिखित भी आएगा। लिखित संविधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं स्वीकारा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का ये एक स्थायी अवयव नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम की विशेषता अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं था? तो अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, इसमें बिल्कुल सही है। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे, ये गलत है। अपशिष्ट विधि शक्ति जो है गवर्नर के पास थी और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी सही है। तो दूसरा गलत हो जाएगा और 1, 3, 4 सही हो जाएगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारे जो भारतीय संविधान है उसका प्रमुख स्रोत है। क्या है? क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। फ्रेंड देखिए नीचे इसके हमने आंसर लिखे हुए हैं पूरे, देखिए इस प्रकार से पूरे टेस्टों में यही इस प्रकार से ही आंसर लिखे हैं ताकि आपको आंसर के लिए देखने के लिए एकदम पीछे ना मुड़ना पड़े और आपको नीचे ही पूरे आंसर मिल जाएं, क्योंकि पीछे देखने में टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था। भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। भारतीय संविधान का गठन किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार मतलब जो अस्थायी बना दी जाती है स्थायी से सरकार से पहले, तो उस कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? उसके उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? राजगोपालचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे। याद रखिएगा कौन? एस राधाकृष्णन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? मुस्लिम लीग ने। वो भी कब किया था? 1942 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि वयस्क मताधिकार पर आधारित था। और यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, ये सही है। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधान के बारे में कौन सा सही है, इसमें हमको बात करना है। तो इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे ऊपर थी, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी ने पर्याप्त प्रतिलिपि दिया था। अल्पसंख्यक समुदायों को मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया था। इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के छठवीं सूची अनुसूची पर आधारित थी। तो इसमें से क्या इसका गलत आंसर हो जाएगा? तो इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको किन के द्वारा नामित किया गया था? तो उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले जो लोग थे, उनके सदस्य थे, उनको किसके द्वारा चुना गया था? तो उनको चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। संविधान सभा के चुने गए स्थायी सदस्य कौन थे? स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे।
संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था संविधान सभा के सम्मुख संविधान इसकी प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहा है और मैं नाम के थ्रू उन लोगों को जानने लगती हूँ। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्ताव किया था? चाहे प्रस्तावना हो, चाहे प्रस्तावना का प्रस्ताव हो, चाहे उद्देश्य हो, दोनों ही जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। संविधान के निर्माण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया था संविधान के निर्माण पर असर था, बिल्कुल सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान के भारत के लोगों ने आदेश किया था, ये भी सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, ये इन सब में से गलत होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संविधान की सभा निर्माण में लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब हमको इनमें से चुनना है कि कौन इसके पहले सदस्य थे, कौन नहीं थे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे प्रारूप समिति के K.M. मुंशी। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? K.M. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे B.T. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? वो था जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति, देखिए संविधान सभा की संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति में कितने सदस्य थे? तो B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 4 सदस्य थे। संविधान सभा की समिति में कितने थे? 4 सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 25 जुलाई 1947 को किया था। कब किया था? 25 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को किया था। याद रखिएगा कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। एक सेकेंड। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था प्रारूप समिति का गठन? 29 अगस्त। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये भूल गई थी। और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय ये थे B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा? 22 जुलाई 1947। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थापित करने की बात किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र के शिक्षा भी रहे थे। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी ने बोला था कि जैसे ही स्वतंत्रता मिल जाए इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके किसने आंका था? तो किसने आंका था? आइवर जोनिंग्स ने। किसने? आइवर जेनिम्स ने। ये बोला गया है, ये आइवर जेनिम्स ने बोला है कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। ये किसने बोला है? किसने किससे कहा? ये वाला कथन बहुत आते हैं। तो ये आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कहा था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने कहा संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? महिला सदस्य कितनी थी? 15। भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? 10वीं अनुसूची में रखा है। 1985 में इसके विरुद्ध एक संशोधन भी हुआ था। अब यह है कि कौन सा किस अनुसूची में रखा गया है। आपसे पूछें कि केंद्र सूची में इनमें से क्या है, तो जनगणना जो है वो केंद्र सूची में आएगी। इसके बाद राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आएगी, समवर्ती सूची में। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, अपशिष्ट विषय और जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है वो अपशिष्ट सूची में आएगा। जनसंख्या नियंत्रण किस में आएगा? अपशिष्ट सूची में आएगा। इसके अलावा जनसंख्या समवर्ती सूची में क्या आएगा? तो समवर्ती सूची में आएगा अपशिष्ट विषय आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2 इसके आंसर हो जाएंगे। केंद्र सूची में क्या आ जाएगा? जनगणना आ जाएगी। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जाएगी। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण आ जाएगा। और चौथा था वो अपशिष्ट विषय। तो अपशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान आ जाएंगे। अपशिष्ट विषय में क्या आ जाएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 117। 117 में बताया गया है कि अगर कोई विधेयक जो कि कर के बारे में बताता है और राष्ट्रपति की उसमें सिफारिश नहीं की गई है तो वह विधायिका में नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, निम्न को मैच करना है और बताना है कौन सा किस संशोधन में है। तो संवैधानिक संशोधन है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है। वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 में रखा गया है। वित्त आयोग को कहाँ पे रखा गया है? वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 में रखा गया है। संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 में रखा गया है। इसके बाद है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात को अनुच्छेद 360 में रखा है और अखिल भारतीय सेवाओं को अनुच्छेद 312 में रखा है। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन किस में है? अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग किस में है? अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात किस में है? 303 तरह के आपात होते हैं, ये वित्तीय आपात 360 में है और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमको फिर ये सुमेलित करना है कि संविधान का भाग इनमें से क्या बताता है। 9वां भाग किसमें बताता है? 8वां भाग किसको बताता है? चौथा ए किसको बताता है? 9A किसको बताता है? तो सबसे पहले देखते हैं हम, संविधान का जो भाग 9 है वो पंचायती व्यवस्था को बताता है। किसको बताता है? पंचायती व्यवस्था को। जो संविधान का भाग 8 है वो संघ क्षेत्र को बताता है। संविधान का भाग 4A बताता है मूल कर्तव्य को और संविधान का भाग 9A बताता है नगर पालिका को। 9 जो सिंगल है वो बताता है पंचायत को और 9A बताता है नगर पालिका को। संविधान का भाग 8 संघ क्षेत्र को बताता है और 4A मूल कर्तव्य को बताता है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। हमारे संविधान में अगर हम देखें कि हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, तो भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है इसका सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संसद के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने की शक्ति है? संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नया राज्य बना सकती है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किस में निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इनमें से कौन सा एक सही है? पहला है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया था। ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया है। ये गलत है। अगर प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकार, ये भी गलत है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार देता है। किसमें? अनुच्छेद 12 से 35 में। किस अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो बताता है कि विधायी मतलब कानून के अंतर्गत सभी लोग समान हैं। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। जितने भी अनुच्छेद हैं उनको भी मैं ट्रिक द्वारा करवाऊंगी अपने ट्रिक वाले चैनल पर। और अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद मौलिक अधिकार हैं जो कि याद नहीं होते हैं, अनुच्छेद 12 से 35, तो उनको मैं एक ट्रिक द्वारा करवा दूंगी अपने नए चैनल ट्रिक विद आकांक्षा के ट्रिक विद आकांक्षा पे, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 19। तो देखो अनुच्छेद 14, 15 और 16 जो है समानता का अधिकार है, विधि के अंतर्गत समान, जाति के अंतर्गत समान। लेकिन अनुच्छेद 19 जो है वो इनसे अलग है। तो अनुच्छेद 19 इसमें से अलग हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान में समता का अधिकार किसके अंतर्गत प्रदान किया है? समता का अधिकार किसके अंतर्गत प्रदान किया है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रदान किया है। अगला है, मूल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों का नियोजन सीधा संबंधित बताता है? मतलब बालकों का इससे सीधा संबंध बताता है। तो अनुच्छेद 24 बताता है बालकों का उनसे सीधा संबंध। बालकों को श्रम नहीं करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को श्रम नहीं करवाना, तो बालकों के नियोजन से संबंधित बताता है अनुच्छेद 24। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किस प्रावधान द्वारा किया गया है? तो छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, मतलब छुआछूत का अंत किया गया है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को कौन आश्वासित करता है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, सदाचार के या मानववाद के? तो मानववाद के अधीन नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किसके अंतर्गत माना गया है जो कृपाण धारण करना? अनुच्छेद 25। मतलब कोई भी किसी भी धर्म का कुछ भी अपने धर्म के अनुसार कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों को अपना मन, कोई भी शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक अपने मन से चुन सकते हैं, उनको यदि कोई उनको उस शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकता है। यह अनुच्छेद 30 बताता है कि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद से कर सकता है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। यहीं से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हमको ये अनुच्छेद बताना है। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 के उपाधियों का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 18 में है।
धार्मिक मामलों का प्रबंध की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है, अनुच्छेद 29। और शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 का। याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 और धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद ने दिया। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो 1978 में 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? 6 मूल अधिकार जो हैं उनमें से प्रदत्त 6 नहीं है, तो वो कौन नहीं है? विरोध करने का समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन विरोध का अधिकार नहीं है। कौन मूल के अंतर्गत नहीं आता? मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का, शोषण के विरुद्ध आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में इनमें से लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति देता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2) देता है। भारतीय संविधान किनको मान्यता देता है? तो इनमें से धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सभी को मान्यता देता है। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 20 के भाग 3 में प्रावधान है, मतलब 20(3) में। संविधान को कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। दोष सिद्धि हो, दोहरा दंड हो, ये सभी अनुच्छेद में ट्रिक द्वारा आपको करवा दूंगी, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रेरित है? अनुच्छेद 22 से। किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का महानतम रक्षक माना जाता है? तो किबंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन संसद में कब पारित हुआ? 1976 में हुआ। बिना कर्तव्य के, इनको बताना है को, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य। खालिस्तान मतलब बिना, मतलब अधिक खालिस्तान आएगा और ये आएगा कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है मनुष्य जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो जो अधिकार है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार होते हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, सामाजिक न्याय भी है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसके अंतर्गत किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है? तो ये मिली है आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत कैसे हैं? तो ये वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ में लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ये दोष सिद्धि, ये सब मूल अधिकार है। प्राण और दैहिक अल्पसंख्यक केवल इस समान कार्य के लिए समान वेतन, ये नीति निर्देशक तत्व में है। किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की विशेष व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक संविधान मतलब अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की विशेष व्यवस्था की गई है। कहाँ की गई है? अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अब आपको ये पहचानना है, अनुच्छेद 40 किसकी बात कर रहा है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन गठन की बात कहता है। तो ये चारों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं। 40 और 48 आपको पटवारी में भी काम आएंगे।
अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रखने से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टेस्ट। आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। 100 के 100 ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से इनको कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसमें से ही आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मेरे पूरे टेस्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपको रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, और टेस्ट में से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्द से जल्द टेस्ट लेकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर सॉफ्ट लेना चाहते हैं तो आप घर पर भी उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। हार्ड लेना चाहते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो हम भी आपको कॉपी करके घर पे भी आप उसकी हार्ड कॉपी पहुंचा सकते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।